हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का जो सीयूईटी है, ठीक है, सीयूईटी का जो 2025 में एग्जाम होने वाला है 8 मई से, ठीक है। अभी तक डेट फिक्स नहीं आया है, तो 8 मई से 1 जून तक पेपर है। उसमें से आपका इकोनॉमिक्स का पेपर और बिजनेस स्टडीज का पेपर कब होगा उसको हम लोग देखकर चलेंगे, है कि नहीं। लेकिन अभी जो है वो एक तरीके से हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है वो डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का। उसके बाद प्रैक्टिस सेट नंबर मैक्रो इकोनॉमिक्स का। उसके बाद जो होगा वो हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट के वीडियो और कुछ अलग अलग चैप्टर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करके चलेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों का। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो आपको देखने को मिलेगा सेट नंबर 5 है। तो उसका पहला क्वेश्चन क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। पहला पहला क्या बोला, इन मिक्स्ड इकोनॉमी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय। देखो कितने तरीके का इकोनॉमी होता है, 3 तरीके का। एक होता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसका नाम हम लोग जिसको बोल सकते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी के तौर पर हम लोग उसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो दूसरा इकोनॉमी कौन होता है भाई? एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी। और तीसरे में आप ये रखना, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, और जो पहला आएगा वो आपका आएगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या आएगा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? जहां पर पूरा कंट्रोल जो होता है वो प्राइवेट के हाथ में होता है। कहां पर होता है? पूरा कंट्रोल जो होता है प्राइवेट सेक्टर लेकर चलता है। पूरा कंट्रोल, अगर जब सबसे ज्यादा जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट का रहता है जब कंट्रोल, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। प्राइवेट सेक्टर में कंट्रोल चीजों को लेके चला तो जाता है, लेकिन चीजें यहाँ पर समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें रोल तो ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट का भी कंट्रोल देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत मिनिमम, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंट्रोल विल बी द मिनिमम कंट्रोल, ठीक है, तो याद रखना है। यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा, प्राइवेट सेक्टर का बहुत कम, सोशलिस्ट, जिसको हम लोग एक तरीके से कमांड इकोनॉमी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका और कमांड इकोनॉमी के तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी में जहां पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी बोल के चलेंगे। तो यहाँ पर क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस और गवर्नमेंट। मार्केट फोर्सेस का मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स, डिमांड मतलब डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चीजें जो चलती हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो आपको राइट देखने को मिलेगा पहला क्वेश्चन का। क्लियर? कैपिटलिस्ट का एग्जांपल अगर देखा जाए तो यूएसए है। सोशलिस्ट का अगर देखा जाए तो आपको रशिया देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मिक्स्ड का देखने को मिलेगा इंडिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। देखो 3 प्रॉब्लम होता है इकोनॉमी में। कौन कौन सा प्रॉब्लम भाई? प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में 3 प्रॉब्लम होता है। एक तो भाई फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, और हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। व्हाट टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब क्या? प्रॉब्लम ऑफ रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ, मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो मतलब ये सेंट्रल प्रॉब्लम है, मतलब ये दोनों। और एक प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल ये भी एक बहुत प्रॉब्लम है रिसोर्सेज का। मतलब एक तरीके से इकोनॉमी की प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज का ग्रोथ कैसा हो रहा है, ठीक है। रिसोर्सेज का ग्रोथ अगर अच्छा हो रहा है तो इकोनॉमी भी सही तरीके से ग्रो करेगी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। गरीबी और बेरोजगारी जो है वो कभी भी इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये तीनों फिगर आउट कर लोगे तो ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो प्रॉब्लम यहाँ है, प्रॉब्लम ये नहीं है। लेकिन आप देखते होंगे गवर्नमेंट ज्यादातर किस पर फोकस करती है? सब लोग विपक्षी पार्टी, या गरीबी क्यों नहीं कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं कम हो रहा है, ठीक है। ये बात याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन आते हैं, क्या है? व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू है? टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस टिल एमयू इज पॉजिटिव, बिल्कुल। तो हमारा जो है वो ए स्टेटमेंट आपको राइट देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको क्या मिलेगा? ए स्टेटमेंट राइट। टी यू इज मैक्सिमम व्हेन एमयू इज जीरो, बिल्कुल, ठीक है। पहले टी यू इंक्रीज करता है फिर टी यू मैक्सिमम पहुंच जाता है, तो हमारा एमयू क्या हो जाता है? जीरो। ऐसे वाला फिगर बताया था, ये टी यू का है
और ये MU का है, ठीक है। MU जब ये हाईएस्ट पर होगा, सबसे हाईएस्ट पर, फिर यहाँ से नीचे गिरने लगा, तो सबसे हाईएस्ट है, तब यहाँ पर ये क्या हो गया, MU का, ये इधर X इधर Y, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखना, याद रखना है, MU यहाँ पर नेगेटिव में भी जाता है, देखो यहाँ पर ये इधर पॉजिटिव हो गया और इधर क्या होगा, नीचे नेगेटिव, ठीक है। TU डिक्लाइन, हाँ TU डिक्लाइन जैसे करना लगता है तो MU नेगेटिव हो जाता है। देखो यहाँ के बाद जब यहाँ पर MU 0 था, तब TU यहाँ पर क्या था, मैक्सिमम था, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं करना है, ऑप्शन ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत शानदार तरीके से क्या बोला गया, डिमांड जो कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज, जो डिमांड का कर्व होता है, डिमांड का कर्व हमारा कैसे होता है, ये रहा, ठीक है। डाउनवर्ड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इधर हमेशा क्या होता है, प्राइस होता है, इधर हमेशा क्या होता है, क्वांटिटी होता है। तो प्राइस को मान लो कम करो, P से P1 कम करो, तो प्राइस को कम करोगे तो क्वांटिटी देखो बढ़ जा रहा है कि नहीं, Q से Q1 बढ़ जा रहा है। इसका मतलब प्राइस जब घटता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है, और जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड घटता है। तो ये हमारा क्या है, एक तरीके से आप लॉ ऑफ डिमांड, क्या है भाई, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। और लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार जो है, इसमें अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट रहता है, ठीक है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ क्या बोला है कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये बोला, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, ये वाला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से जो है, वो एक तरीके से डिमांड कर्व का स्लोप जो होता है वो आपको डाउनवर्ड देखने को मिलेगा। इक्वल मार्जिनलिटी, इक्वल भावना आएगा विथ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बढ़ने से नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर कॉस्ट के बारे में बात किया जा रहा है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि TU और MU के बीच में जो रिलेशन होता है उसमें MU जो रहता है वो डिमिनिशिंग करता रहता है, कम होता चला जाता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड है। इलास्टिक डिमांड इज शोन, इलास्टिक डिमांड कैसे शो किया जाता है। अब इलास्टिक डिमांड शो करने का मतलब क्या हो गया, इलास्टिक डिमांड का मतलब ही हो गया, एक होता है इलास्टिक डिमांड, एक होता है इन इलास्टिक, क्या होगा, एक होता है इलास्टिक, एक होता है इन इलास्टिक। तो इलास्टिक में क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, मान लो कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन, ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसका मतलब मोर देन द प्राइस, ठीक है। मतलब मान लो कि क्वांटिटी में अगर 20% का चेंज हो रहा है, ठीक है, 20% का चेंज होना मतलब घटना बढ़ना जो भी बोल लो, तो प्राइस में कितना चेंज हो रहा है, या प्राइस में कितना चेंज हो रहा है, प्राइस में 10%, मतलब प्राइस मान लो 10% बढ़ा, लेकिन क्वांटिटी 20% घट गया, तो लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है, लेकिन घट ज्यादा चेंज कौन हुआ है, क्वांटिटी, ठीक है। सेम उसी तरीके से प्राइस एक तरीके से कम चेंज हुआ, और जो मतलब कि प्राइस मान लो कि 20% कम हुआ, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो था वो बढ़ गया। तो क्वांटिटी डिमांडेड जो ग्रेटर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिक इन डिमांड, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन, अ कंज्यूमर डिमांड्स 5 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एट अ रुपीज प्राइस। मैंने लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अलग से न्यूमेरिकल्स डाल रखा है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, COET इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज 2025 प्लेलिस्ट है, उसमें आपको 17, 18, 19, 20 वीडियो मिल जाएंगे आज इस साल के, तो आप लोग उसको सारे को देख डालिए भाई, और एक तरीके से मजा आ जाएगा। यहाँ पर भी क्वेश्चन है, देखते हैं, कंज्यूमर डिमांड्स 5 यूनिट्स, कितना डिमांड कर रहा है, 5 यूनिट्स, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड कितना हुआ है, 5 यूनिट्स का, कितना हुआ, 5 यूनिट्स का, एट अ प्राइस, जब प्राइस 4 रुपया पर यूनिट था। ही डिमांडेड 10 यूनिट व्हेन द प्राइस फॉल्स टू ₹3, मतलब जैसे ही प्राइस P1 कम हुआ 3 रुपया, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, बढ़ गई। तो बोला जा रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा। तो आप जानते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q होता है, ये वाला। माइनस का साइन अब जब सॉल्व करोगे तो भूल जाना, क्योंकि हम लोग माइनस का साइन यहीं पर चेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ पर डेल्टा Q का मतलब क्या हो गया, हम बड़े में छोटा माइनस कर रहे हैं, बड़ा कितना हो गया, 10 - 5, तो डेल्टा Q आ गया 5, इन दोनों माइनस कर दो,
फिर डेल्टा पी क्या होगा, बड़े में छोटा माइनस कर दो तो वैसे माइनस का साइन आता है यहाँ पर, ठीक है, बड़े में से छोटा, वैसे पी वन माइनस पी करते हैं तो बात बराबर हो जाता है, आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, 1। तो यहाँ पर देख लेते हैं डेल्टा क्यू है 5, डेल्टा पी है 1, पी कितना है भाई, पी का मतलब हो गया इनिशियल प्राइस, याद रखना है इनिशियल प्राइस, और क्यू का मतलब इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है, याद रखना है इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल प्राइस कितना है, 4, इनिशियल क्वांटिटी कितना है, 5, काट दो, कितना बच गया भाई, 4, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना हो गया हमारा, 6 का ऑप्शन नंबर बी आपको राइट देखने को मिलेगा, ठीक है। आते हैं 7th क्वेश्चन में, स्टेटमेंट बोला गया है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, डिमांड एंड वांट्स आर आइडेंटिकल टर्म्स, कि डिमांड एंड वांट्स क्या है, आइडेंटिकल टर्म्स है, ठीक है। तो क्या ये राइट है, आप बताओ, कि डिमांड और वांट्स बिल्कुल भी आइडेंटिकल टर्म्स नहीं माने जाएंगे, ठीक है, याद रखना, क्यों भाई, समझो, डिमांड और वांट्स में बहुत बड़ा अंतर रहता है। आप चाहते हो कि मान लो कि आपको 5 लाख रुपए का कार मिल जाए, ठीक है, सिर्फ आपके चाहने से वो मिलेगा तो नहीं ना, उसके लिए आपको खर्च करना पड़ेगा पैसा, और जब कभी आप खर्च करते हो कोई भी चीज को खरीदने के लिए तो वो डिमांड का रूप ले लेता है, ठीक है। तो डिमांड तब कहलाता है जब आपके पास एक परचेजिंग पावर हो, क्या हो, आपके पास परचेजिंग पावर हो, आपके पास खरीदने की क्षमता हो, परचेजिंग पावर है, समझ में आया। तो स्टेटमेंट जो 1 होगा वो गलत है, तो स्टेटमेंट 1 गलत, 1 गलत, बहुत गलत भी हो सकता है। देयर आर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, हाँ भाई, तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशन रहता है, इनवर्स, कि प्राइस जब बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड घटता है, तो ये तो राइट है। तो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड 1 इज फॉल्स, तो 7 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। 8 का आते हैं भाई, 8 में असर्शन एंड रीजंस है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैन बी डिटरमाइंड ओनली बाय द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड्स अ गुड। अब देखना समझना यहाँ पे, तो ये एक तरीके से राइट है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो क्या सही तरीके से वो अपने आप को देखकर चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर वो अपने आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो रहा है कि नहीं। कंज्यूमर स्ट्राइक्स इज इक्विलिब्रियम, स्ट्राइक कब करता है इक्विलिब्रियम, बिल्कुल सही बात है, कि MUX by PX इज इक्वल टू MUM होता है मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम, तब एक तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्ट्राइक करता है, मतलब बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन आर, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है, ठीक है, तो याद रखना कि यहाँ पर देखो एक्सप्लेनेशन यूटिलिटी से लेना देना है ही नहीं इसको, है कि नहीं। तो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर सिंगल कमोडिटी केस के बारे में बात किया गया, तो हमारा 8 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी ऑप्शन राइट होगा, जिसमें एक्सप्लेनेशन सही नहीं दिया हुआ है। 9th का आते हैं, चूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 एंड 2, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द स्टेटमेंट। यहाँ बोला गया पेन और इंक, पेन और इंक, पेन और इंक साथ में आता है ना, तो क्या होगा, ये ए का हो जाएगा 4। तो विच ऑफ द फॉलोइंग 1 एंड 2 करेक्ट पेयर, अच्छा करेक्ट पेयर, ये करेक्ट पेयर है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है कि कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, दोनों को साथ में कंज्यूम किया जाता है। डिजायर डिमांड से रिलेटेड है, समझो, डिजायर किससे रिलेटेड, डिमांड से, ना ना, रिलेटेड गुड्स आर्टिकल डिस्टिंक्शन डिमांड कर्व नहीं, लेफ्ट टू राइट नहीं जाएगा। रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स में दोनों गुड्स आते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देखने को मिलेगा। और ये दोनों गुड्स जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, क्रॉस प्राइस इफेक्ट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है। अंतिम क्वेश्चन आते हैं इस वाले यूनिट का या फिर इस वाले सेट का, व्हाट डज द शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, सोचो, शेडेड पार्ट जो इंडिकेट कर रहा है हमारा टोटल यूटिलिटी, कि आपने टोटल यूटिलिटी कितना देखते हैं, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी हमारा क्या होता है, टोटल यूटिलिटी के बराबर, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी का पूरा है भाई, यहाँ शुरू हुआ यहाँ से, ये पूरा मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी को डिनोट कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो आप लोग जरूर जाके एक बार, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शानदार तरीके से अब आएगा टॉपिक वाइज। अब टॉपिक वाइज 2-4 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, फिर एग्जाम के समय सेट भी लगाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।